हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से लाइव। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, एज यू नो। न्यू एक चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर ना कोई यूनिट है, ये लास्ट यूनिट है आपके +2 में इकोसिस्टम, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं आपके इकोलॉजी में। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपको पता होगा, सेकंड है इकोसिस्टम, थर्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और फोर्थ है एनवायरमेंटल इश्यूज। इनमें से 2 चैप्टर आपके +2 के सिलेबस सिर्फ इस साल के लिए हटाया है बोर्ड से। एक है सेकंड यानी इकोसिस्टम और दूसरा है फोर्थ यानी एनवायरमेंटल इश्यूज। 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड सेकंड नंबर जो है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इकोलॉजी का पहले हम बेसिक स्टडी बता देते हैं, फिर इसके चारों चैप्टर शुरू करेंगे। पहले इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी जान लेते हैं, फिर इसके 4 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करूँगा। पहले इकोलॉजी जानते हैं है क्या। एक्चुअल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, चूँकि इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा इकोसिस्टम, वो कन्फ्यूज करेगा। तो थोड़ा सा मैं इकोलॉजी को ब्रीफ बता देता हूँ। एक्चुअल में इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं वाइकस। वाइकस का मतलब होता है होम और लोगस एज यू नो स्टडी। लोगस एज यू नो स्टडी, तो ये बोलते हैं स्टडी ऑफ होम। अनदर लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि द इंटर रिलेशनशिप, या ये भी कह सकते हो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर सराउंडिंग, या ये कह लो कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर होम या सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। सिंपल वर्ड में ये कह लो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। आज यहाँ की जैसे इकोलॉजी है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की क्या इकोलॉजी है कि भाई टेम्परेचर, हम समर का टेम्परेचर कहते हैं कि भाई 45 तक चला जाता है, विंटर का टेम्परेचर 10 हो जाता है कई बार। तो ये टेम्परेचर एक रेंज वेरिएशन हो गया। फिर इकोलॉजी में क्या देखेंगे तो यहाँ किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट में ये देखते हैं कि यहाँ जीरोफिटिक प्लांट भी हैं, मीजोफाइटिक प्लांट भी है। फिर यहाँ के सॉइल देखते हैं, सॉइल किस तरह की है, तो इधर इस एरिया में पर्टिकुलर सैंडी सॉइल है। एनिमल्स के रूप में क्या देखेंगे तो एनिमल्स के रूप में कई सारे एनिमल्स मिलेंगे, जैसे हर्बीवोर्स के रूप में काऊ बुफैलो मिल जाएंगे, डियर मिल जाएंगे। डियर तो हालांकि इधर इस रीजन में पाए नहीं जाते हैं पर्टिकुलर। आप ये बोल सकते हो हर्बीवोर्स के रूप में नीलगाय मिलेंगे या कैमल्स होते हैं। तो कैमल्स जिस रीजन में ऐसे भी पाए जाते हैं ये बोला जाता है कि डेजर्ट से रिलेटेड है। तो ये यहाँ की इकोलॉजी हुई। किसी भी पर्टिकुलर जगह के इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म का जब रिलेशन का हम स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी होती है। इकोलॉजी की शुरुआत या इकोलॉजी की मतलब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी की शुरुआत एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था डटजियोन। डटजियोन ने पहली बार इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशनशिप की स्टडी की शुरुआत किया था। वैसे बोला भी जाता है या ऐसे बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो वहाँ का इन्वायरमेंट है, और अगर इन्वायरमेंट है तभी ऑर्गेनिज्म है, ये भी बोल सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म ना रहे तो इन्वायरमेंट का गैसियस कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन गैस का मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा। हम अगर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इन्वायरमेंट का क्या रोल है या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। मून पे इन्वायरमेंट नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर इन्वायरमेंट डेवलप भी हो जाए, ऑर्गेनिज्म पहले एक चीज़ और भी है, ऑर्गेनिज्म ना रहे तो इन्वायरमेंट डेवलप भी नहीं होगा। आज मून पे इसलिए पानी खोजा जा रहा है, मॉइस्चर खोजा जा रहा है कि अगर वहाँ पे हमें मॉइस्चर मिल जाएगा, वाटर का सोर्स मिल जाएगा तो हम वहाँ पे ले जाके क्या कर देंगे, लाइकेन बड़ी आसानी से ग्रो करा देंगे। क्यों? क्योंकि लाइकेन के एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट होते हैं। एल्गल कंपोनेंट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फंगल कंपोनेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अगर लाइकेन डेवलप हो गए तो लाइकेन के डेवलप होने के बाद बड़ी आसानी से वहाँ मॉस डेवलप हो जाएंगे। अगर लाइकेन और मॉस डेवलप हो गए दोनों तो एनुअल हर्ब डेवलप हो जाएंगे, एनुअल ग्रासेस डेवलप हो जाएंगी, फिर पेरिनियल ग्रासेस डेवलप हो जाएंगी। धीरे धीरे जब प्लांट डेवलप होंगे तो अपने आप एनिमल्स में इंसेक्ट डेवलप होने लगेंगे, या इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग लाइक एनिमल जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है वो डेवलप होने लगेंगे, लाइक फ्रॉग के ऊपर जैसे डिपेंड होने वाले स्नेक वो डेवलप हो जाएंगे।
तो धीरे धीरे अगर मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए तो वहाँ अपने आप इन्वायरमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइकेन जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, मॉस जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। वो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिल करके वहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाने शुरू करेंगे, CO2 और O2 का कंपोजिशन मैच होने लगेगा। तो ये बोला जाता है कि अगर ऑर्गेनिज्म ना रहें तो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं कर सकते फिर। तो ये कंडीशंस होती है, इसीलिए डॉटजियन ने इसी दोनों की स्टडी की शुरुआत किया था, लेकिन उन्होंने इकोलॉजी टर्म नहीं दिया था। टर्म इकोलॉजी ऑथेंटिकली एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था राइटर, REITER। राइटर ने ऑथेंटिकली टर्म इकोलॉजी दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने अपने PDF फाइल जो दिया है आपको सेंड किया, उसमें लिख रखा है सारा। राइटर ने शुरुआत किया था ऑथेंटिकली। हालांकि एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इकोलॉजी को अलग तरीके से डिफाइन किया था, जिनका नाम था ओडम। ओडम, इन साइंटिस्ट का नाम आप जरूर याद रखिएगा, मैंने दे रखा है आपको सब लिख करके। ओडम ने इकोलॉजी को डिफाइन किया था कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। 1971 में ओडम ने इकोलॉजी का डेफिनेशन थोड़ा अलग दिया। उसको जब इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे है। हालांकि इकोलॉजिकल हायरार्की में वहाँ डिस्कस करेंगे। ओडम ने दिया था टर्म या इकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दिया था। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, राइटर ने पहली बार ऑथेंटिकली चूँकि यूज किया था, इसलिए राइटर को फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं हम। लिख देता हूँ मैं उसको। ये कह लो कि टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय राइटर। टर्म इकोलॉजी किसने दिया? राइटर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी भी राइटर को बोलते हैं। अच्छा, जो ये इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मिवार्ट। मिवार्ट ने एक टर्म दिया था हेक्सिकोलॉजी। टर्म हेक्सिकोलॉजी। उन्होंने इकोलॉजी नाम नहीं दिया था, उसका नाम दिया था ये अभी बताया मैंने, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये इस टर्म के लिए इकोलॉजी टर्म यूज किया था राइटर ने, और उसी चीज़ के जो स्टडी है इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए हेक्सिकोलॉजी टर्म यूज किया था साइंटिस्ट, उनका नाम था मिवार्ट। मिवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी यूज किया था। और इसी के लिए एक और साइंटिस्ट आए हिलेरी, उन्होंने एक अनदर टर्म यूज किया जिसका नाम था इथोलॉजी। टर्म इथोलॉजी। इथोलॉजी जो दिया था वो हिलेरी ने दिया था। हिलेरी ने दिया था। तो देखो, अब एक इकोलॉजी के लिए तीन अलग अलग साइंटिस्टों ने तीन टर्म दिए। राइटर ने इकोलॉजी दिया जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है, इसलिए फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। हेक्सिकोलॉजी उसी के लिए स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के लिए एक टर्म दिया था हेक्सिकोलॉजी में बार्ट ने, और उसी के लिए इथोलॉजी टर्म दिया था हिलेरी। तो ये सिमिलर है, ये इकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी और इथोलॉजी। हाँ, इंडिया में इकोलॉजी की स्टडी करने का शुरुआत, या उनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहते हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था RD मिश्रा, रामदेव मिश्रा। तो उनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। ये बोला जाता है कि इंडिया में इकोलॉजी को लॉन्च करने का काम, या इंडिया में इकोलॉजी को लार्ज स्केल पे डेवलप करने का काम इन्होंने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में प्रोफेसर रहे हैं। वहाँ इकोलॉजी के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD भी रहे वहाँ पे, जितना 1998 के आसपास, 1998 में ही एक्सपायर हो गए। लेकिन इंडियन इकोलॉजी में या इंडिया में इकोलॉजी की स्टडी को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने का काम या सबसे ज़्यादा डेवलप करने का काम RD मिश्रा ने किया था। तो ये थे इकोलॉजी के टर्म्स कुछ। इकोलॉजी का जब हम स्टडी करते हैं तो कई लेवल पे स्टडी करते हैं। देखो लेवल बताते हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी उसको बोलते हैं।
क्योंकि इकोलॉजी में इन्वायरमेंट का स्टडी करना है हमें, तो इन्वायरमेंट का स्टडी अगर करेंगे तो एक तो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, किस ऑर्गेनिज्म का स्टडी आप कर रहे हैं, प्लांट का कर रहे हैं कि एनिमल का कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे करेंगे तो दो तरह का इकोलॉजी आपको मिलेगा। ये कह लो ना उसको कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी। अब इनका अलग अलग स्टडी होता है। देखिए फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें तो इस पे दो इकोलॉजी के ब्रांचेज आपको मिलेंगे। एक मिलेगा प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा एनिमल इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म हो गए, कई ऑर्गेनिज्म मिल करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तब देखिए क्या होगा। ये तो ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया। दूसरा जो है इसका वो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो बनेंगे। एक मिलेगा आपको ऑटो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑन इंडिविजुअल लेवल। किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ऑर्गेनिज्म की हम इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर सिर्फ और सिर्फ कैमल की इकोलॉजी कि भाई कैमल किस जगह पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं, तो वो ऑटो इकोलॉजी होगा। एक पर्टिकुलर स्पीसीज हो गए, या हर्बीवोर्स की स्टडी करते हैं तो वो एक ऑटो इकोलॉजी होगा। लेकिन कई अलग अलग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी का जब स्टडी हम करेंगे तो उसको सिंकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंकोलॉजी। स्टडी ऑफ कम्युनिटी, ये कह लो कि ये किस स्पीसीज लेवल पे होगा या इंडिविजुअल लेवल पे होगा, इंडिविजुअल स्पीसीज। और ये किस लेवल पे होगा तो कम्युनिटी लेवल पे होगा, कम्युनिटी लेवल पे होगा ये कम्युनिटी लेवल पे। अब ज़्यादातर हालांकि जो हमारी कारगर स्टडी होती है या फ्रूटफुल स्टडी होती है वो सिंकोलॉजी होती है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज, हाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन्फ्लुएंस्ड विथ ईच अदर, कई डिफरेंट स्पीसीज कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, उसको सिंकोलॉजी कहते हैं। जैसे पढ़े होगे ग्रासेज है, अब ग्रासेज है तो ग्रासेज के ऊपर ग्रास हॉपर डिपेंड है, ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग डिपेंड है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक है, स्नेक के ऊपर पिकॉक या हॉक है। तो जब हम यहाँ पे ग्रास का, ग्रास हॉपर का, फ्रॉग का, पिकॉक का, यानी कुल मिला के हम सबका डिफरेंट डिफरेंट का कम्युनिटी का स्टडी करेंगे अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं सिंकोलॉजी। कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज हो गया, अलग अलग स्पीसीज की जब कम्युनिटी बनती है वो एक इकोसिस्टम बनेगा। इसी आधार पर तो ओडम ने टर्म दिया था, डिफाइन किया था इकोलॉजी को कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम सिंकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर इकोलॉजी का स्टडी इकोसिस्टम का स्टडी कर लेते हैं, तो ये कम्युनिटी लेवल पे होता है। तो दो हो गए, एक हो गए ऑर्गेनिज्म लेवल पे, दूसरे हो गए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर हम हैबिटेट लेवल पे स्टडी करें, हैबिट और हैबिटेट जिसको हम बोलते हैं, तो हैबिटेट लेवल पे देखो कौन कौन से इकोलॉजी होंगे। हैबिटेट लेवल की बात अगर करें तो देखो कौन कौन से हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट लेवल, तो हैबिटेट लेवल में देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा फ्रेश वाटर इकोलॉजी मिलेगा, हालांकि इसको एक्वेटिक इकोलॉजी बोलते हैं। तो एक मिलेगा फ्रेश वाटर इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। दूसरा मिलेगा मैरीन वाटर इकोलॉजी। एज यू नो ये दोनों समझाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेज, रिवर, ये सर तमाम फ्रेश वाटर इकोलॉजी हैं। अगर मैरीन की स्टडी करेंगे तो या तो हम ओशन का स्टडी करेंगे या सीज का करेंगे या लेक का करेंगे, मैरीन वाटर लेक भी हैं। तीसरा थर्ड का लो कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करेंगे
टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गए, इवन क्रॉपलैंड हो गए। क्रॉपलैंड में भी अपने आप में इकोलॉजी होती है भाई, ध्यान रखना। एक मतलब क्या कहते हैं, क्रॉप फील्ड है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसमें भी पैडी क्रॉप फील्ड एक मतलब बेटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी हो गया। स्पेस इकोलॉजी भी होता है, स्पेस इकोलॉजी हो गया। और एक होता है इस्चुअरीज, इस्चुअरीज इकोलॉजी। देखो ये होते क्या हैं। स्पेस इकोलॉजी में तो आ जाएंगे जनरली एरियल एनिमल्स, जो कि दो तरह के होते हैं, कुछ एरियल और कुछ आर्बोरियल। आर्बोरियल ट्री ड्वेलर्स होते हैं, मतलब पेड़ पे रहने वाले हो गए, मंकी हो गए, स्क्वेरिल हो गए, बहुत सारे हैं। और एरियल में आ जाएंगे बर्ड्स आ जाएंगे, हालांकि बर्ड्स भी परमानेंट तो रहते नहीं हैं, वो एरियल आर्बोरियल दोनों एक तरह से आते हैं, तो उसको स्पेस इकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। इस्चुअरीज वो रीजन होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर मिक्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे रिवर्स जा करके सीज में फॉल करती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर फॉल करती है, तो जहाँ पे फ्रेश वाटर मैरीन वाटर दोनों मिक्सअप होते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड इस्चुअरीज। तो अगर हम वहाँ की स्टडी करते हैं इकोलॉजी का तो उसको इस्चुअरीज कहते हैं। तो ये हैबिटेट लेवल पे हो गए। फिर से सुन लीजिए, इकोलॉजी किसी भी जगह की ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का, इन्वायरमेंट का अगर स्टडी करते हैं तो या तो हम उसको सॉरी ऑर्गेनिज्म लेवल पे करेंगे, तो या तो प्लांट इकोलॉजी का स्टडी करेंगे या तो एनिमल इकोलॉजी का स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं चूँकि, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का या इंडिविजुअल का होगा तो वो होगा ऑटो इकोलॉजी, और जब कम्युनिटी का होगा तो सिंकोलॉजी। हैबिटेट किस किस जगह पे पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल स्पेस और एस्चुअरीज हो गए। ये मेन इकोलॉजी के मतलब स्टडीज होती हैं, या इकोलॉजी इन जगह पे जाके इकोलॉजिकल स्टडी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्या बोला जाता है, एक तो टर्म आता है इकोलॉजिकल हियरार्की, जैसे पढ़ा होगा उसमें +1 में पढ़ा होगा स्पीसीज में। स्पीसीज होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा ना, इकोलॉजिकल करें हियरार्की होती है जो नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर अरे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर +1 में, भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे पढ़ा होगा अरे क्या कहते हैं उसको, हियरार्की। इकोलॉजिकल हियरार्की की बात करते हैं हम, इकोलॉजिकल हियरार्की। इकोलॉजिकल हियरार्की, तो ध्यान रखना जिस तरह से उसमें स्पीसीज, मैंने बताया था कि स्पीसीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या ये कह लो ऑर्गेनिज्म ही कह लो, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। उसी तरह से इकोलॉजी में एक इंडिविजुअल एक ऐसा है, या ये कह लो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म एक ऐसा है जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट होती है, या इसी को कह लो इंडिविजुअल। कई ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो कई ऑर्गेनिज्म मिला करके क्या बनाते हैं, स्पीसीज बनाते हैं। कई ऑर्गेनिज्म मिल करके या इंडिविजुअल मिल करके स्पीसीज बनाते हैं या पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे हमने एक डॉग का नाम लिया, तो डॉग क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया या एक इंडिविजुअल हो गया। ग्रुप ऑफ डॉग अगर हो गए या जितने डॉग हो गए वो स्पीसीज हो गई डॉग की, या डॉग की पॉपुलेशन हो गई। ऐसी कई स्पीसीज और पॉपुलेशन जब एक साथ मिलती है तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे डॉग की एक कम्युनिटी हो गई, एक काऊ की हो गई, बुफेलो की हो गई, यानी हर्बीवोर्स की हो गई, कार्निवोर्स की हो गई, ओमनिवोर्स की हो गई, अलग अलग हो गए, तो ये कम्युनिटी होती है। डियर की, लायन की, टाइगर की, अलग अलग कम्युनिटी हो गई। कई कम्युनिटी जब मिलती है तो एक इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। कई जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोम। और पूरे वर्ल्ड में जितने बायोम हैं सबको मिला के बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये इकोलॉजिकल हियरार्की है। जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे
डिसिमिलरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी यानी डिसिमिलरिटी बढ़ेगी, सिमिलरिटी डिक्रीज होगी। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे इनमें भी सेम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी नीचे की ओर रहेंगे घटते जाएगी यानी सिमिलरिटी इंक्रीज होगी, डिसिमिलरिटी डिक्रीज होगी। इनमें से बताया था भी कि रियल एग्जिस्टेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म का ही है। हमने डॉग एक बोला तो डॉग का ही रियल एग्जिस्टेंस है, पॉपुलेशन का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो तो ग्रुप हो गया। कई पॉपुलेशन के ग्रुप कम्युनिटी हो गई, कई कम्युनिटी इकोसिस्टम हो गए। ऊपर जितने मिलेंगे इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल एग्जिस्टेंस में कौन सर्वाइव करता है? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है या इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। जिस तरह से क्लासिफिकेशन हियरार्की जो पढ़े थे तो उसमें था कि स्पीसीज से बनता है जीनस, जीनस से फिर मिलेगा तुमको फैमिली, फैमिली ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम मिलता है। उसी तरह से ये भी है, तो ध्यान रखें इसका इकोलॉजिकल हियरार्की है। इसमें एक एक को अलग अलग मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीसीज होता क्या या ऑर्गेनिज्म, पहले तो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म तो इंडिविजुअल हो गए, सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इट में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। इनमें भी यूनिसेलुलर में भी मतलब मल्टीसेलुलर में सिंपल मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं। एक अमीबा एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया। हम अगर एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम खुद एक इंडिविजुअल हो गए। हमारी तरह कई सारी पॉपुलेशन, हम सब ह्यूमन की पॉपुलेशन एक ह्यूमन स्पीसीज हो गई। अब ह्यूमन की स्पीसीज हो गई और प्लस डॉग की स्पीसीज हो गई, काऊ की हो गई, बुफेलो की, कैमल की, वो एक कम्युनिटी बन गई। और सारी जो इंटरेक्ट होती है कम्युनिटी, तो ये इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये कई इकोसिस्टम मिलकर बायोम, फ्लोरा और फना की स्टडी को बायोम कहते हैं, फना होती है। और फिर पूरे इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में जितने बायोम है सबको मिला के बायोस्फीयर। बायोस मीन्स होता है लाइफ, स्फीयर मीन्स सर्कल। जहाँ जहाँ पे इस अर्थ पे लाइफ है सबको कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर कहते हैं। आइए देखते हैं ऑर्गेनिज्म को तो डिफाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अ सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इट में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। स्पीसीज देखो होता क्या है। स्पीसीज को ये बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स आर कॉल्ड स्पीसीज। वो ऑर्गेनिज्म का समूह जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज अब कई तरह की होती है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़े स्पीसीज के बारे में। होते क्या हैं ये स्पीसीज? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। इसको ये कह लो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। रिप्रोड्यूसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो इनको स्पीसीज कहते हैं। कई डिफिनीशन है हालांकि, लेकिन ये सिंप्लीफाइड डिफिनीशन है। ग्रुप ऑफ वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पीसीज। अब देखो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती है, दैट स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड in a localized or in a specific geographical region are called endemic species. Example, kangaroo in Australia. Metasequoia is found in a specific region, valley of China. You can say that species of Metasequoia is found in valley of China. Kangaroo in Australia are included under endemic species. वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, बाकी जगह नहीं पाए जाते हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ओके, स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। अनदर वन इज एपिडेमिक स्पीसीज। एपिडेमिक स्पीसीज फाउंड इन मेनी जियोग्राफिकल रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब कई जियोग्राफिकल रीजन में जब पाए जाते हैं कोई स्पीसीज, दैट आर कॉल्ड एपिडेमिक स्पीसीज। एपिडेमिक कई जगह पाए जाते हैं, ये कोई पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन में नहीं होते हैं, हर जगह लगभग पाए जाते हैं ये एपिडेमिक। नेक्स्ट वन इज
कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, इसको ध्यान दीजिएगा। दीज स्पीसीज आर स्पेसिफाइज, ये कह लो इसको कि वो स्पीसीज जो एक स्पेसिफिक मैनर में रहते हैं, ये खुद तो बहुत कम होते हैं लेकिन दूसरे स्पीसीज के नंबर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दीज आर स्पेसिफाइड स्पीसीज दैट कंट्रोल द नंबर ऑफ या एब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। लायन टाइगर, लायन टाइगर ये खुद तो बहुत लोकलाइज्ड है, बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन ये सारे हर्बीवोर्स और कुछ लोअर कार्निवोर्स के नंबर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक अकेला लायन रैबिट के भी नंबर को कंट्रोल करेगा, डेयर को भी कंट्रोल करेगा, ओल्फ्स के भी नंबर को कंट्रोल करेगा। ये एक अकेला लायन कई चीज़ों के नंबर को कंट्रोल करेगा। अनदर लैंग्वेज में वल्चर, पिकॉक, ये जितने टॉप कंज्यूमर मिलेंगे ना, इनको कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। एक पिकॉक है, वो सांप, बिच्छू, ये छोटे छोटे जितने इंसेक्ट मतलब ऑर्गेनिज्म है, सबके नंबर को कंट्रोल करके रखता है वो। अगर वो ना रहे तो इनके दूसरे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए इनको कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे ईगल है, छोटे छोटे बर्ड्स के नंबर को कंट्रोल करता है, स्नेक के भी, रैट को भी खाता है वो, कई चीज़ों के नंबर को कंट्रोल करता है। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीसीज, मतलब ये खुद तो कम नंबर में रहते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के नंबर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। ओके, एक होता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, ये तो जनरली नाम से क्लियर है, पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स जैसे क्या होते हैं कि एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से कनेक्टिंग करने का काम करते हैं। माइकोराइजल, माइकोराइजा क्या करेगा कि फंगल है, प्लांट में फास्फोरस का फिक्सेशन करेगा, प्लांट को सर्वाइव करके रखेगा। तो एक क्रिटिकल, जनरली इसमें पॉलिनेटर्स आते हैं। पॉलिनेटर्स क्या करेंगे कि ये एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ लिंक बनाते हैं और हाइब्रिड वेराइटी बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन, अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराने में सबसे ज़्यादा पॉलिनेटर का रोल होता है, तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होते हैं। तो इस तरह से ये मेन 4 स्पीसीज हो गए, इंडेमिक हो गए, एपिडेमिक हो गए, कीस्टोन हो गए और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हो गए। तो ये स्पीसीज के 4 कैटेगरीज होती हैं। ये कम्युनिटी को बनाने में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद देख लो कम्युनिटी है। कम्युनिटी एज यू नो, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जब बनती है तो कम्युनिटी डिपेंड करता है कि किस किस तरह, कम्युनिटी का सर्वाइवल, ध्यान रहे, डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है और वो कम्युनिटी में सबसे वीक है तो धीरे धीरे, चूँकि कम्युनिटी जब आएंगे उस कंडीशन में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, चूँकि डिफरेंट स्पीसीज आएंगी। तो डिफरेंट स्पीसीज आएंगे तो जो स्ट्रॉन्गर होता है वो कम्युनिटी में लोअर को सप्रेस करने का काम करता है, दबाने का काम करता है। अब लोअर जो होगा वो क्या करेगा, या तो भागेगा, भाई जाहिर सी बात है मेहनत दोनों को करने हैं। लायन भागता है जान बचाने के लिए, टाइगर भागता है खाने के लिए, स्ट्रगल दोनों को करना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल सिर्फ टाइगर ही कर रहा है या स्ट्रगल सिर्फ बचने के लिए लायन ही कर रहा है। तो उसी तरह कम्युनिटी जब बनेगी तो अलग अलग स्पीसीज होंगे, तो एक स्पीसीज दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा या उसको खाने की कोशिश करेगा। तो एक स्ट्रगल करेगा बचने के लिए, दूसरा स्ट्रगल करेगा अपने को सर्वाइव कराने के लिए, भाई नहीं खाएगा तो भूखे मरेगा। एक अगर पकड़ में आ गया तो वो मर जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। तो कम्युनिटी डिपेंड करती है कि किस तरह की स्पीसीज है। अगर स्पीसीज बैलेंस्ड है उसमें तो कम्युनिटी स्टेबल होती है, अगर इम्बैलेंस्ड है तो कम्युनिटी अनस्टेबल होती है। इसीलिए देखना कई बार पॉन्ड हो गए या पूल्स हो गए, पॉन्ड में भी जो फिशरीज होती है, फिश फार्मिंग जब किया जाता है उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइप के फिश को नहीं फार्मिंग कर सकते हम। ऐसा नहीं है कि एक पॉन्ड है उसमें सिर्फ रोहू का पाल दिए, रोहू मछली महंगी बिकती है तो रोहू पाल लेंगे, नहीं होगा। हमें उसको एक्वा कल्चर बनाना पड़ेगा, केवल पीसी कल्चर नहीं तैयार कर सकते। पीसी कल्चर तैयार करेंगे तो स्टेबल नहीं होगा, फिर एक्वा कल्चर बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, उसमें डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट भी होने चाहिए, छोटे से बड़े डिफरेंट टाइप्स के एक्वेटिक एनिमल्स होने चाहिए, तब तो वो सर्वाइव करेगा कम्युनिटी, अदरवाइज वो कुछ सर्वाइव नहीं करेगा। कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट जो आता है इकोसिस्टम। ये तो 10th में भी पढ़ा होगा आप सबने, इकोसिस्टम पढ़ा होगा कि
ये इकोसिस्टम जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप होता है, जैसे बताया भी था हमने अभी। अगर हम बात करते हैं एक इकोसिस्टम, सबसे छोटा इकोसिस्टम का ले लेते हैं, यहाँ फॉरेस्ट प्लांट हो गए। फॉरेस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं डियर, डियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं लायन। अब अगर इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम हालांकि बोला भी जाता है फूड चेन, फूड वेब होता है, तो फूड चेन जनरली सर्वाइव नहीं करता, जब भी सर्वाइव करेगा तो फूड वेब सर्वाइव करेगा, क्योंकि फूड चेन में एक भी कड़ी अगर डिसअपीयर हो गई तो पूरा का पूरा फूड चेन क्रैश हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फूड वेब में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म कई ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, तो फूड इकोसिस्टम में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो फूड वेब सर्वाइव कर जाता है लेकिन फूड चेन सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो वही है इकोसिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक क्रिटिकल लिंक बनाते हैं और एक सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, दैट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। वाइकस और सिस्टम, वाइकस यानी इंटरेक्टेड, इंटर रिलेटेड सिस्टम होता है। इंटर रिलेटेड सिस्टम अगर ना रहे तो फॉरेस्ट प्लांट, डियर, लाइन नहीं सर्वाइव करेंगे, या ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक या हॉक, या फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, या क्या बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उसके बाद प्रॉन आता है, प्रॉन के बाद स्मॉल फिश, बिगेस्ट फिश कह लो, या ह्यूमन कह लो, या वहाँ पे फिश ईटिंग बर्ड्स कह लो। तो ये एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। जब इकोसिस्टम डेवलप होगा तभी स्टेबल होगा वो कम्युनिटी, या कम्युनिटी जब डेवलप होगा तभी इकोसिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह सकता है। इसको मेंटेन करने का काम डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिटी करती है। तो ये इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम के बाद जो एक टर्म है वो है बायोम। बायोम देखो होता क्या है, किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो दो चीज़ों का, अभी इकोलॉजी में भी बताया था कि दो ही चीज़ का हम स्टडी करते हैं। एक तो स्टडी करते हैं प्लांट, दो चीज़ की स्टडी में क्या क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा स्टडी ऑफ प्लांट, तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम बोलते हैं फ्लोरा, और दूसरा होता है स्टडी ऑफ एनिमल, उसको बोलते हैं फौना। स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज कॉल्ड बायोम। एक्चुअल में किसी भी जगह की अगर स्टडी, हम इकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो दो चीज़ का ही स्टडी करेंगे, वहाँ के प्लांट्स किस तरह के हैं और वहाँ के एनिमल कैसे हैं। तो कहीं भी अगर बायोम का स्टडी करते हैं हम, तो बायोम में या तो फ्लोरा का स्टडी करेंगे या तो फौना का स्टडी करेंगे, और इन्हीं की स्टडी को बायोम कहते हैं। पूरे वर्ल्ड को 10 डिफरेंट जियोग्राफिकल उसमें बायोम में डिफ्रेंशिएट किया गया है, मिलेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, डेसिडिवस रेन फॉरेस्ट, कई सारे हैं, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, लास्ट में कई सारे हैं उसमें। तो बायोम की स्टडी करते हैं, इसमें फ्लोरा और फौना की स्टडी करते हैं। इसके अगर फ्लोरा फौना की स्टडी हो गई तो पता चल जाता है कि वहाँ किस तरह के इकोलॉजिकल रीजन है। और लास्ट जो होता है वो बायोस्फीयर है, जो नो बायोस मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स सर्वाइवल। अगर इस अर्थ पे जैसे नॉर्थ पोल है, ग्रीनलैंड है, वहाँ पे ग्रीन एल्गी हैं सिर्फ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं है, लेकिन वो लाइफ नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल लाइफ है, ऐसे बोला भी जाता है। एल्गी इस अर्थ पे जहाँ लाइफ नहीं है वहाँ भी एल्गी पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर वहाँ का लाइफ हो गया, या टुंड्रा रीजन का हो गया, या ये कह लो क्या कहते हैं मतलब आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन हो गए, चाहे यहाँ का नॉर्मल लैंड हो गया। इस टोटल को हम कलेक्टिवली बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर का स्टडी टोटल हो जाएगा, तो हम ये समझ लेंगे कि हमने सारी चीज़ों का स्टडी कर लिया, यानी कि बायोम का भी कर लिया, इकोसिस्टम का भी कर लिया, कम्युनिटी का भी कर लिया, स्पीसीज या पॉपुलेशन का कर लिया, इंडिविजुअल का कर लिया। ये टोटल स्टडी होती है। ये थे इकोलॉजी की एक ब्रीफ अकाउंट। अभी बायोम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। बायोम को आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 5 या 6 बायोम को दे रखा है, 6 या 7 बायोम को दे रखा है, बाकी वैसे मैं 10 बायोम को ब्रीफली बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ओके, दैट्स ऑल।